की पुल्टन की, जो कि नरसंहार करने पर तुली हुई है, क्योंकि एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना पर कहर बनकर टूटे। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने जंग शुरू होने के बाद एक दिन में रूस को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन का दावा तो ये तक है कि उसने रूस के 1030 सैनिकों को एक ही दिन में ढेर कर दिया है। हालांकि यूक्रेन के इस दावे पर रूस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। करीब एक साल पहले जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर यलगार किया था, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यूक्रेन में उनके करीब 1.25 लाख से ज्यादा सैनिकों की कब्र खुद जाएगी। हालांकि यूक्रेन की ओर से जारी किए जा रहे जंग की डेली रिपोर्ट्स को रूस खारिज करता आया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यूक्रेन की रिपोर्ट्स अगर झूठ की बुनियाद पर होती तो जंग के मैदान में तस्वीर कुछ और ही होती। रूस यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरीके से कब्जा कर चुका होता, लेकिन अभी तक रूस ऐसा कर नहीं पाया है। उसे यूक्रेन से भारी चुनौती मिल रही है। डोनेस्क, लुहांस्क, बखमुत और जापोरिजिया में रूस और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि वो रोजाना 500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को या तो मार रहा है या बुरी तरीके से घायल कर रहा है। यूक्रेन ने मंगलवार को रूस के लिए सबसे नुकसानदेह दिन बताया। यूक्रेन ने दावा किया है कि मंगलवार को रूस के 1030 सैनिक मार दिए गए। यह आंकड़ा जंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी जंग शुरू होने के करीब एक साल में पहली बार एक ही साथ रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। अगर फरवरी महीने में पिछले 7 दिनों की यूक्रेन की वॉर रिपोर्ट पर नजर डालें तो 1 फरवरी को रूस के 920 सैनिक मारे गए थे, वहीं 2 फरवरी को 610 मारे गए, 3 फरवरी को 840 मारे गए, वहीं 4 फरवरी को 720 सैनिक मारे गए, 5 फरवरी को 700 सैनिक रूस के मारे गए, फिर 6 फरवरी को 870 सैनिक मारे गए और 7 फरवरी को 1030 सैनिक मारे गए थे। यही नहीं, अब युद्ध में जब टैंकों पर यूक्रेन ने फोकस किया, तब तक रूस के हजारों टैंकों को यूक्रेन के सैनिक कबाड़ बना चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 6443 टैंकों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 7 फरवरी को यूक्रेन ने रूस के 28 टैंक बर्बाद कर दिए। एक आंकड़े के मुताबिक जंग से पहले रूस के पास 10,000 टैंकों का बड़ा स्टॉक मौजूद था। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो अब रूस के पास महज 3500 टैंक ही बचे हैं। इस बीच जर्मनी, अमेरिका, पोलैंड और कनाडा जैसे देश यूक्रेन को टैंकों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जंग में टैंकों का रोल बेहद अहम होने जा रहा है। ईरान के जिस आत्मघाती ड्रोन से पुतिन यूक्रेन में कोहराम मचा रहे हैं, उसकी फैक्ट्री को इजराइल ने तबाह कर दिया है। उसके बाद ईरान और रूस ने मिलकर बड़ा फैसला लिया है। ईरान को रूस में ड्रोन फैक्ट्री लगाने के लिए पुतिन जमीन दे रहे हैं, जहां ईरान हर साल 6000 ड्रोन का निर्माण करेगा। यही नहीं, रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 में नया इंजन भी लगाया और इसके बाद ईरान का यह ड्रोन किसी के रोके नहीं रुकेगा। ईरान के शहीद 136 ड्रोन का मुरीद बन गया है रूस। रईसी के किलर ड्रोन के कायल हो गए हैं पुतिन। रूस में लगेगी रईसी के किलर ड्रोन की फैक्ट्री।
रईसी के ड्रोन में पुतिन लगाएंगे नया इंजन, अमेरिका और नेटो की बड़ी टेंशन। फिदायीन ड्रोन की ताकत क्या होती है, ये दुनिया ने यूक्रेन में देखा। मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक और अचूक हथियार बन चुका है आत्मघाती ड्रोन। ऐसा ड्रोन जो टारगेट से टकराकर भयानक विस्फोट करता है और अपना वजूद मिटाने के साथ साथ टारगेट को भी नेस्तनाबूद कर देता है। रूस को ईरान के इस छोटे से हथियार की ताकत का अंदाजा तब हुआ जब उसने यूक्रेन में इसका इस्तेमाल किया। इसीलिए पुतिन ईरान से हजारों किलर ड्रोन खरीदना चाहते हैं। इसीलिए पुतिन अपने हथियारों के जखीरे में इस ईरानी ड्रोन की बेशुमार खेप भर देना चाहते हैं ताकि उन्हें जब भी जरूरत हो वो इसका इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन पुतिन के इरादों पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तब पानी फेर दिया जब इजराइल ने ईरान में घुसकर रईसी की ड्रोन फैक्ट्री को उड़ा दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान में ड्रोन बनाने वाली 8 कंपनियों पर बैन लगा दिए क्योंकि ये कंपनियां खुले बाजार से मेड इन अमेरिका ड्रोन पार्ट खरीदते थे और उसे आत्मघाती ड्रोन बनाने में इस्तेमाल करते थे। अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई से ईरान और रूस दोनों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। लिहाजा पुतिन ने इन दोनों मुश्किलों का फौरन सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। पुतिन ने ईरान की कातिल ड्रोन शाहिद 136 की फैक्ट्री अपने देश में लगाने का फैसला किया। ईरान भी रूस के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मान बैठा क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका और इजराइल से बचने के लिए रूस से महफूज जगह भला कहां मिल सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस को ईरान का शाहिद 136 ड्रोन इतना पसंद आया कि रूस इसे मॉडिफाई करने के लिए तैयार हो गया। रूस शाहिद 136 में नया इंजन लगाना चाहता है जो इसकी स्पीड को और बढ़ा देगा। ऐसे में नया मॉडिफाइड शाहिद 136 ड्रोन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसी साल जनवरी में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया था, जहां दोनों देशों के अधिकारियों ने मॉस्को से करीब 600 मील पूर्व में स्थित एक रूसी शहर येलाबुगा में ड्रोन फैक्ट्री की साइट देखी। इस फैक्ट्री से सालाना 6000 ड्रोन का उत्पादन होगा। ईरान और रूस की इस डील से पश्चिमी देश परेशान हो गए हैं क्योंकि अब रूस की जमीन पर ईरानी ड्रोन के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और रूस की तकनीक के साथ ईरानी ड्रोन इतना खतरनाक बन जाएगा कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा। फिलहाल शाहिद 136 के मौजूदा वर्जन को यूक्रेन में मौजूद कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहा है। तो सोचिए जरा कि नए इंजन और सुपरसोनिक स्पीड के साथ ये ड्रोन कितना डेंजर बन जाएगा। यूक्रेन जंग के करीब 1 साल बाद अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और पुतिन के हर वार को बेअसर करेंगे। बाइडेन ने रूस के खिलाफ ताकतवर देशों के गठबंधन नेटो को और ज्यादा मजबूत करने का भी ऐलान कर दिया है। We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. बाइडेन ने भरी हुंकार, रूस की हर चाल को करेंगे बेकार। अमेरिका ने साफ किया इरादा, जंग में यूक्रेन से निभाएगा वादा। Global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people tonight. बाइडेन ने एक बार फिर से अपना वादा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन की ढाल बना रहेगा और रूस के अत्याचारों से यूक्रेन को बचाता रहेगा। 1 year later, we know the answer. Yes, we would, and we did. We did. And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people tonight. बाइडेन ने यह बयान अमेरिकी संसद में द स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए दिया। बाइडेन ने सदन को 1 साल पहले अपनी बात याद दिलाते हुए उस संकल्प की याद दिलाई
जिसे उन्होंने रूस के अत्याचार के खिलाफ लिया था। द स्टेट ऑफ द यूनियन में अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन हर साल के शुरुआत में होता है। I spoke in this chamber 1 year ago, just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack against Ukraine. A murderous assault, evoking images of death and destruction Europe suffered in World War II. Putin's invasion has been a test for the ages, a test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? We stand for the right of people to live free of tyranny? Will we stand for the defense of democracy? For such defense matters to us because it keeps peace and prevents open season on would-be aggressors and threatens our prosperity. इस दौरान अमेरिका दुनिया को बताता है कि पूरे साल किन वैश्विक मुद्दों पर उसकी क्या नीति रहेगी। यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। वो यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन को पुतिन के कब्जे से बचाने के लिए, यूक्रेन के लोकतंत्र को बचाने के लिए अमेरिका यूक्रेन के साथ डटकर खड़ा रहेगा। मतलब साफ है कि पुतिन की यूक्रेन फतेह की राह आसान नहीं है, न भविष्य में होगी। इस दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के हौसले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन ने जो हिम्मत दिखाई है वो असाधारण है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया जेलेंस्की के जज्बे की तारीफ कर रही है और कह रही है कि तूफान से टकराने की जो हिम्मत जेलेंस्की ने दिखाई है, उससे तूफान की भी हिम्मत छूटने लगी है। तो महायुद्ध को 1 साल होने जा रहा है और इस बीच जेलेंस्की को जर्मनी से बहुत बड़ा धोखा मिला है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक की खेप देने का वादा किया था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर के वक्त तैयार लेपर्ड 1 यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, जिनके गोला बारूद के लिए अब जेलेंस्की को संघर्ष करना पड़ रहा है। महायुद्ध को 1 साल होने जा रहा है। यूक्रेन के हथियारों का गोदाम नाटो के देश भर रहे हैं और जेलेंस्की के जांबाज दम भर कर लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जुबान पर जिस हथियार का जिक्र होता, जिस हथियार की जवानों को जरूरत होती, जो हथियार यूक्रेन मांगता, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत नाटो देश उनकी इस मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दावा है कि जर्मनी से जल्द यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक की खेप पहुंचने वाली है। लेपर्ड 2 की डिलीवरी से पहले जर्मनी लेपर्ड 1 को यूक्रेन में टेस्ट करेगा। जर्मनी ने अमेरिका से एब्राम्स की डील्स होने के बाद लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा किया था, लेकिन अब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर लेपर्ड 1 देने की बात कर रहे हैं। Das ist die gute Nachricht des heutigen Tages. Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir uns verständigt haben, in einer Gruppe verschiedener europäischer Länder ein großes Kontingent von Leopard A1 zu liefern. Das wird in Schritten, in Etappen erfolgen, bis zum Sommer ca. 2025, im Laufe des Jahres bis zum Ende des Jahres bis auf 80 und Ziel ist im Laufe des ersten, zweiten Quartals 24 dann auf über 100 Leopard 1 zu kommen, was bedeutet mindestens 3 Bataillone. लेपर्ड 1 1960 से 1980 के दशक में बनाए गए उस वक्त के घातक टैंक कहे जाते हैं, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी में वो काफी पीछे हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त के गोला बारूद की कमी भी जेलेंस्की को खलेगी। इन सब के बावजूद जर्मनी ने लेपर्ड 2 से पहले लेपर्ड 1 को यूक्रेन में सेट करने का दावा कर दिया है। Щодо танкової коаліції і така ініціатива від європейських друзів і разом працюючи з нашим Міністерством оборони і з Олексієм, вона дійсно може дати нам не переваги, але паритетність на полі бою. Але для цього треба зрозуміти, що це залежить знов-таки від часу, від кількості і від сучасності тієї техніки. Танкової коаліції або
लेपर्ड 1 टैंक के गोला बारूद का उत्पादन स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जिसकी सख्त तटस्थता नीति यूक्रेन में इस्तेमाल करने पर बंदिशें पैदा करेगी। लेपर्ड 1 तृतीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का बनाया गया पहला मुख्य युद्धक टैंक है, जिसने दशकों तक अपना दम दिखाया। लेकिन इस युद्ध में रूस अपने किलर टैंक से कहर ढा रहा है, जिसके आगे लेपर्ड 1 की रफ्तार और रेंज दोनों ही फीकी है। ऐसे में कमजोर कवच के साथ मैदान में खड़ा लेपर्ड 1 ढाल नहीं यूक्रेन की परेशानी बन सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 1 साल से भीषण जंग जारी है। बखमुत जैसे यूक्रेन के कई शहरों में करो या मरो की लड़ाई चल रही है। बखमुत कई मायनों में यूक्रेन का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर पर कब्जे के लिए रूस के सैनिक हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। दावा यह है कि अगर इस शहर पर रूस का कब्जा हो जाता है तो यूक्रेन बैकफुट पर आ सकता है। और यही वजह है कि रूस ने बखमुत पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना काफी दबाव में है, क्योंकि इस इलाके के कई शहरों में इस वक्त भयंकर जंग छिड़ी हुई है, जिनमें बखमुत भी शामिल है, जहां पुतिन की सेना लगातार हमले कर रही है। वहीं जेलेंस्की की सेना भी रूस की सेना के सामने डटकर खड़ी है। बखमुत में रूस के क्रूर अभियान का नेतृत्व करने वाले वैगनर के प्रमुख ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक हार मानने को तैयार नहीं हैं और वो आखिरी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने उस दावे को भी खारिज कर दिया कि यूक्रेन के सैनिक डोनेस्क से पीछे हट रहे हैं। वैगनर ग्रुप के मुखिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन की सेना किसी भी इलाके से पीछे नहीं हट रही है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री का भी वो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बखमुत में जारी जंग में रोजाना रूस के 500 सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या फिर युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो रहे हैं। इससे साफ है कि जेलेंस्की किसी भी हालत में बखमुत को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Багато питань ключове. Дії на передовій, на Донеччині та інших напрямках. Особлива увага Бахмуту, нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто, зламати там оборону, протидії. इसी महीने की 24 तारीख को युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि युद्ध की वर्षगांठ पर रूसी सैनिक पुतिन को बड़ा तोहफा देना चाहते हैं और यही वजह है कि रूसी सैनिक काफी आक्रामक हो गए हैं। बखमुत यूक्रेन का प्रमुख शहर है। जानकारों के मुताबिक अगर इस शहर पर रूस का कब्जा हो जाता है तो उसके कीव तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन रूस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की के लड़ाके हर मोर्चे पर रूस की फौज का डटकर सामना कर रहे हैं, या यूं कहें कि कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। इस बीच जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी इलाकों में अपनी सेना बढ़ा दी है। यहाँ तक कि रूसी सेना ने बखमुत को 3 तरफ से घेर लिया है और शहर में आने और जाने वाली कई सड़कों को बंद कर दिया है। जहां पुतिन बखमुत पर कब्जा करना चाहते हैं, वहीं जेलेंस्की की खुफिया फोर्स अब पुतिन के हिटमैन के पीछे लग चुकी है। इस खुफिया फोर्स ने एक के बाद एक 2 हिटमैन पर सटीक निशाना लगाया है। पुतिन का एक जनरल भी मारे जाने की खबर मिल रही है, जबकि पुतिन का कंकाल मैन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और ये सब देखकर कादिरोव अचानक कहीं गायब हो गए हैं। पुतिन को जिस जर्नल पर यकीन था कि वो कीव में घुसकर मारेगा, उसको जेलेंस्की की फौज ने मार डाला। पुतिन ने जिस लड़ाके को इंसान के कंकाल के साथ यूक्रेन को दहशत में डाला, उसका खात्मा भी जेलेंस्की ने कर दिया है। पहला नाम है मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव, जो यूक्रेन की फौज के साथ एक एनकाउंटर में मारे गए। ये पुतिन के सबसे नए हिटमैन थे, जिन पर कीव को घेरने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरा नाम है इवोर मंगुशेव,
36 साल का इवोर तब सुर्खियों में आया था जब उसने मानव कंकाल दिखाकर कहा था कि यूक्रेन का ऐसा ही हाल करेगा। इसको एक हमले में सिर में गोली लगी। मंगुशेव ने बताया था कि जो नरकंकाल उसने लोगों को दिखाया वो मारियोपोल में मारे गए अज़ोव रेजिमेंट के एक लड़ाके का है। मारियोपोल में नरकंकाल का ऐसा डरावना प्रदर्शन करके मंगुशेव ने यूक्रेन की फौज को डराने की कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि अब उसके ही सर में किसी ने गोली मारी है। ये पुतिन के वैगनर ग्रुप के लिए वार्निंग बताई गई है, क्योंकि पूरा शक है कि ये काम ज़ेलेंस्की की कीव सैबोटाज टीम का है। इस टीम के टारगेट पर रूस के बहुत से कमांडर रहे हैं। 44 साल के मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव तो एक पैरा कमांडो भी थे और रिटायरमेंट के बाद रूस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुए थे। यूक्रेन में पुतिन की 98वीं गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर रह चुके दिमित्री उल्यानोव का मारा जाना पुतिन के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यह अकेला बड़ा शॉक नहीं है, क्योंकि पुतिन अब तक ऐसे 10 से ज्यादा बड़े कमांडर्स को यूक्रेन में खो चुके हैं। ऐसे और बड़े अफसरों की डिटेल भी हमारे पास है, पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पुतिन को अचानक फरवरी में क्यों बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। बाइडेन अचानक एक्टिव होकर नए हथियार पहुंचा रहे हैं। नेटो ने टैंक की सप्लाई तेज कर दी है। काया कैलास जैसी लीडर साबित कर रही हैं कि एस्टोनिया जैसे छोटे देश भी पुतिन को बर्बाद करने का दम रखते हैं। इसलिए युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले क्या पुतिन को और शॉक लगेगा? रूस का और कितना खून बहेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि पुतिन की फौज कितनी लाश उठाएगी? बहनों भाइयों, आप बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहते हैं। मैं डॉक्टर मिलन दास से पूछ रहा था कि ये बताओ, बांग्लादेश का बॉर्डर इतना नजदीक है, यहां के लोगों को क्या परेशानी होती है? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि साहब, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट यहां पर थी तब यहां फेंसिंग हो गई है, इसलिए बांग्लादेशी यदि कोई यहां आना चाहता है तो आ नहीं पाता। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब यह फेंसिंग नहीं हुई थी। कांग्रेस सीपीएम की गवर्नमेंट थी तब यह फेंसिंग नहीं हुई थी। यह फेंसिंग भी तभी हुई जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में बनी है। मेरे बहनों भाई, फंसा शव गाड़ी में फंस गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। धरती के अंदर ऐसी भयानक उथल पुथल मची हुई है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका में इतना जबरदस्त जलजला आ सकता है कि तुर्की में मची तबाही भी उसके सामने बौनी साबित होगी,
क्योंकि तुर्की में तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में 8.2 की तीव्रता का भूचाल भी आ सकता है। 7.8 की तीव्रता पर ही तुर्की का भूकंप क्या बर्बादी लाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। 2015 में नेपाल में भी जिस भूकंप ने लगभग 9000 लोगों की जान ली थी, वो भी रिक्टर स्केल पर 7.8 की ताकत का था। यानी अगर वैज्ञानिकों का डर सच साबित हुआ तो अमेरिका को बस भगवान ही बचा पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की का भूकंप काफी हद तक उस भूकंप की तरह है जो आज से 117 साल पहले कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में आया था। तुर्की के भूकंप की तरह 1906 में आया वो भूकंप भी 7.8 की तीव्रता का था। उस भूकंप में भी लगभग पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर जमींदोज हो गया था और काफी आग भी लगी थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका संभल जाए। अमेरिका के लोग तुर्की के भूकंप से सबक लें और सारी तैयारी करके रखें, क्योंकि जैसे तुर्की फॉल्ट जोन में आता है उसी तरह अमेरिका का कैलिफोर्निया भी फॉल्ट जोन में पड़ता है और ये दोनों फॉल्ट जोन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1906 का सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट पर आया था। सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन में जमीन के अंदर मौजूद प्लेटों में लगातार हलचल हो रही है। उस हलचल की वजह से दबाव पैदा हो रहा है। देर सवेर वो दबाव भूकंप बनकर बाहर निकलेगा ही, लेकिन कब, तो उसकी सटीक तारीख तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। हो सकता है कि कल ही भूचाल अमेरिका को हिला डाले या अगले 10 साल भी अमेरिका की धरती में कंपन न हो। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप जितनी देर में आएगा उतना ताकतवर आएगा और जब भी आएगा अपने साथ कयामत लाएगा। और तो और अकेला कोई एक भूकंप नहीं आने वाला। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेरिका में जलजला नहीं बल्कि एक के बाद एक कई जलजले आएंगे, क्योंकि 1906 में कैलिफोर्निया में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले 1857 में 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद कैलिफोर्निया में इतने ताकतवर भूकंप नहीं आए। यानी 166 साल में कैलिफोर्निया में बहुत भयानक भूकंप नहीं आया। माना जा रहा है कि अब कैलिफोर्निया में जमीन के अंदर इतना दबाव बन चुका है कि जल्द अमेरिका में भूकंप आ सकता है और वो भूकंप रिक्टर स्केल पर 8.2 की तीव्रता को भी छू सकता है। इस बीच भूकंप के कई ताकतवर झटकों से तबाह हो चुके तुर्की की मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ की एक टीम और बड़ी मात्रा में राहत सामग्री रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि इन मुश्किल हालात में भारत तुर्की की मदद करेगा, जिसके बाद दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आधी रात को ही एनडीआरएफ की 51 सदस्यों की टीम डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गई। तुर्की के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के इस विमान में एक ट्रक और 2 गाड़ियों को भी लोड किया गया। रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहां से मूव कर रही है। तुर्की के अदना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की उस टीम की तस्वीरें भी सामने आई, जिसने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत से तुर्की और सीरिया को दी जाने वाली मदद का यह सिलसिला यही नहीं रुका। भारत की वायुसेना के C-130J हर्क्यूलिस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए भारत से सीरिया दवाएं भेजी गई। शाम होते होते भारत की तरफ से 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान 60 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गए। भारत से लगातार मिल रही मदद के बीच भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। We are दोस्त, we are friends. Reaction response was very swift and timely. इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी ऐलान कर दिया कि वो तुर्की की मदद के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट बोइंग 777 से मुफ्त में वहां के लोगों के लिए जरूरत का सामान भेजेगा। उधर तुर्की में एक दिन पहले आए भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही हो गई थी, जिस पर चर्चाएं तेज हो गई। इसकी जानकारी द नेदरलैंड्स के शोधकर्ता फ्रैंक हुगबीट्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी और यह भविष्यवाणी की थी कि दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की धरती 1 या 2 दिन में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों से दहल उठेगी। और ऐसा हुआ भी। 3 फरवरी को फ्रैंक हुगबीट्स ने यह भविष्यवाणी की थी, जो कि 3 दिन बाद सच हो गई। 6 फरवरी की सुबह तुर्की और सीरिया समेत 9 देशों के लिए ऐसा अंधेरा लेकर आई जिससे शायद ही वो जल्द उबर पाएंगे। तुर्की में भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जाने के बाद फ्रैंक हुगबीट्स ने भी ट्विटर पर दुख जताया। लेकिन इस बीच लोगों में इस भविष्यवाणी को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने द नेदरलैंड्स के शोधकर्ता फ्रैंक हुगबीट्स का लोहा माना, तो कुछ लोगों ने इसे मानने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने इससे पहले भी कई भविष्यवाणियां की थी, लेकिन वो सच नहीं हुई थी। इधर केंद्र सरकार ने नई हज नीति का ऐलान करते हुए हज यात्रा के लिए आवेदन को फ्री करने समेत कई बड़े बदलाव किए। पहले हर यात्री को 400 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह फीस नहीं देनी होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक यात्रा पैकेज में भी कटौती की गई, जिससे अब हर यात्री को करीब 50,000 रुपए की बचत होगी। तो अब 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला को भी अकेले हज यात्रा पर जाने की इजाजत मिल सकेगी। इस बीच यूक्रेन ने इस बात का डर जताया कि युद्ध के 1 साल पूरा होने पर ईरान के ड्रोन उसके देश में बड़ी तबाही मचा देंगे। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने इस बात की आशंका जताई कि इसके लिए शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप रूस पहुंचने वाली है।
बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के उनाकोटी में रैली को संबोधित किया है। योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ, मजबूती के साथ पहुंचाने का। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।